वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 501 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मोटिवेशन की हम बात करें, मोटिवेट होते हैं लोग, मोटिवेशन होती है तो लोग कोई काम करते हैं ज़्यादा बेटर तरीके से। मोटिवेशन इनर ड्राइव होती है, सारी बातें अंदर से आती है जो कि डायरेक्ट करती है एक पर्सन के बिहेवियर को गोल की तरफ। क्योंकि जब कोई शख्स मोटिवेट होता है तो उसका बिहेवियर जो है उसको डायरेक्शन मिलती है गोल्स की तरफ, वो गोल को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है वो। मोटिवेशन को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि एनर्जाइज करता है, एनर्जी मिलती है जब मोटिवेशन होती है, डायरेक्ट करता है और सस्टेन करता है ह्यूमन बिहेवियर को। मोटिवेशन प्रोसेस की बात करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर मोटिवेशन प्रोसेस जो है वो शुरू होता है एक नीड के साथ, और जो कोर फेजेस है मोटिवेशनल प्रोसेस के उसके अंदर नीड आइडेंटिफिकेशन आई थी, नीड को आइडेंटिफाई करना, सर्च करना वेज को, उन तरीकों को जिसके ज़रिए सेटिस्फाई किया जाएगा नीड को, सिलेक्ट करना गोल्स को, एम्प्लॉय करना परफॉर्मेंस को, इसके अलावा जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रिजल्ट होते हैं परफॉर्मेंस रिवार्ड या पनिशमेंट के, और रीअसेसमेंट करना जो नीड की डेफिशिएंसीज हैं, जो कमियां हैं। मोटिवेशनल थ्योरीज़ की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर हमें मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी मिल जाती है जिसके अंदर डिफरेंट नीड्स दी गई हैं अब्राहम मैस्लो की तरफ से। इसके अलावा ERG थ्योरी है, एग्जिस्टेंट रिलेटेडनेस ऑफ ग्रोथ के बारे में। मैकग्रेगर की थ्योरी X एंड थ्योरी Y है जो दो डिफरेंट तरह के मैनेजर्स के बारे में है। एक्सपेक्टेंसी की थ्योरी की हम बात करते हैं तो ये बताती है कि एक पर्सन का जो मोटिवेशन होती है वो एक्सर्ट करता है एक सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट के ऊपर, जो कि फंक्शन होता है तीन चीज़ों का, जिसके अंदर एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, बैलेंस आ जाता है। मोटिवेशन बराबर है E/I/Y/V के। रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं हम, रीइंफोर्समेंट थ्योरी की, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, अप्लाई किया जाता है वैल्यूड कॉन्सिक्वेंस, जो कि इंक्रीज करता है लाइकलीहुड कि पर्सन जो है वो रिपीट करेगा बिहेवियर, यानी कि एक बिहेवियर को रिपीट करेगा वो, कुछ उसको जाहिर बात है ऐसा कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है, ऐसा नतीजा देखने को मिलता है कि वो दोबारा रिपीट करना चाहेगा अपने बिहेवियर को। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए जाहिर बात है जो नेगेटिव हो तो फिर रिमूव किया जाएगा विदहोल्ड या विदहोल्ड किया जाएगा एक अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस को। और पनिशमेंट के ज़रिए एडमिनिस्टर किया जाता है एक एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस को। एक्सटिंक्शन की हम बात करते हैं तो यानी कि विड्रॉइंग या फेलिंग या फॉलिंग होना कि प्रोवाइड किया जाए रीइंफोर्सिंग कॉन्सिक्वेंस। अब हर्सबर्ग ने जो है वो 2 फैक्टर थ्योरी दी है जो कि डिवाइड करती है मैस्लो की थ्योरी को लोअर और हायर लेवल ऑफ हाई लेवल जो सेट ऑफ नीड्स हैं, और ये बताता है कि बेस्ट वे जो है प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेशन एक एम्प्लॉय को वो क्या है, ऑफ़र करना, इस टू ऑफ़र टू सेटिस्फाई किया जाए हाई ऑर्डर नीड्स, ईगो और जो सेटिस्फेक्शन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। मैकलेलैंड की जो नीड है, नीड थ्योरी है, नीड फॉर एफिलिएशन पावर एंड अचीवमेंट। मैकलेलैंड जो है वो एग्री करते हैं हर्सबर्ग के साथ कि हायर लेवल नीड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क के ऊपर, और उनका बिलीव ये है कि नीड फॉर एफिलिएशन पावर और अचीवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एडम्स इक्विटी की थ्योरी की बात करें जो कि असल में इक्वलिटी के बारे में हम कह सकते हैं, तो लोग जो है वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि जितना उनका इनपुट या कंट्रीब्यूशन है उनका रिवॉर्ड भी उतना ही है या नहीं, दूसरों से वो अपने आप को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक MBA है जो कि अकाउंटेंट है एक कंपनी के अंदर, तो वो अपनी जो भी उसकी सैलरी वगैरह है जो कुछ उसको पे मिल रहा है वो कंपेयर करेगा कि दूसरा जो MBA है दूसरी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट, उसको भी यानी कि उतना ही मिल रहा है जो जितना दूसरे को मिल रहा है, या उससे कम या ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो है कंपेरिजन करते हैं एम्प्लॉयज़। और मेथड्स फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब जो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके अंदर रिवार्ड आ जाता है, रिवार्ड दिया जाता है उनको, चैलेंजिंग जॉब दी जाती है, यूज़ किया जाता है मेरिट पे, यानी कि जितना ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना उनको पे किया जाएगा। स्पॉट अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, स्किल बेस्ड पे भी दिया जाता है, उनकी स्किल्स की बेस के ऊपर रिकग्निशन होती है उनके काम की, जॉब रीडिज़ाइन को भी यूज़ किया जाता है।
और जो चैलेंजेस है मोटिवेटिंग करने में एम्प्लॉयज़ को, वो है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। आज के दौर में क्या हो रहा है कि वर्क फोर्स की डाइवर्सिटी देखी जाती है, मुख्तलिफ तरह के लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट जेंडर और डिफरेंट कलर के लोग भी एक साथ काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, यानी कि क्या होता है कि मर्जर्स होते हैं और एक्विजिशन होते हैं, आपस में दो फर्म मिलके मर्ज हो जाती हैं या फिर एक्वायर कर ली थी एक फर्म दूसरी को। उससे क्या होता है, ले ऑफ भी देखने में आता है, जो कि वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है, निकाला जाता है फिर कई सारे वर्कर्स को। इसके अलावा फ्यू एंट्री लेवल्स का होना, एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ का होना और ओवर सप्लाई हो जाना मैनेजर्स की, ये भी चैलेंज में आ जाता है। सो जो एलिमेंट है वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ के, इसमें अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटेक्ट करना एम्प्लॉयज़ को इंजरीज से, जो भी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट की वजह से हो जाती हैं। हेल्थ की बात करें, इससे मुराद एम्प्लॉय फ्रीडम होती है फिजिकल या इमोशनल इलनेस से। फिजिकल कंडीशन की बात की जाए तो ये ऐसी कंडीशन होती है जो कि नतीजा होता है वर्क प्लेस एनवायरनमेंट का, जिसके अंदर शामिल है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ और एक्सीडेंट, जैसे कि रेपिटेटिव मोशन इंजरीज़ का होना, बैक पेन का हो जाना या कैंसर वगैरह का होना। सेफ्टी प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं तो ये जो है ज़्यादा इट हैज़ बिकम क्लियर, ये क्लियर बन चुका है कि जो ऑप्टिमल हेल्थ है वो जनरली तौर पे अचीव की जा सकती है एनवायरमेंटल सेफ्टी के ज़रिए, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस और जो डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स होते हैं। अब जो तरीके हैं जिनके ज़रिए मैनेज किया जाए सेफ और हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो मुकाबला करने के लिए फ़िज़िकल हैज़ार्ड्स और जो दूसरे हैज़ार्ड्स हैं जैसे कि स्ट्रेस, अनसेफ बिहेवियर और जो पुअर हेल्थ हैबिट्स हैं, एम्प्लॉयर्स अक्सर जो वो डिज़ाइन करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी और हेल्थ प्रोग्राम्स जो है, और इन्हीं के दरमियान अमंग दीज आर, इनके दरमियान जो है वो सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम और वेलनेस प्रोग्राम भी हैं। स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस होता है लोगों को, जब लोग काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनको स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस जो है वो बॉडी की नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है किसी भी ऐसी डिमांड के लिए जो उनको की जाती है। जारी बात है जब बहुत ज़्यादा वर्क होता है तो स्ट्रेस होता है। और सोर्स ऑफ स्ट्रेस आता कहाँ से है? सो स्ट्रेसर के ज़रिए आता है एक ऐसा शख्स या कोई इवेंट जो कि ट्रिगर करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ये जो है हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल या एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि बन जाता है सोर्स स्ट्रेस का। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होते हैं, बहुत से फैक्टर जो कि एसोसिएट होते हैं एक पर्सन के एम्प्लॉयमेंट के साथ, वो पोटेंशियली स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, और इसमें जो फर्म का कल्चर शामिल है, इंडिविजुअल जॉब है, जनरल वर्किंग कंडीशन आ जाती हैं। पर्सनल फैक्टर भी होते हैं जो कि बाहर होते हैं जॉब से और जॉब एनवायरनमेंट से, ये भी अफेक्ट करते हैं, और इसके अंदर फैमिली भी शामिल हो सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ज़ाहिर बात है हो सकती है अगर महंगाई वगैरह बढ़ रही है ज़्यादा, और इसके अलावा जो लिविंग कंडीशन है जहाँ पे रिहाइश है, ज़ाहिर बात है वहाँ की कंडीशन ख़राब है अगर, तो वो भी ज़ाहिर बात है स्ट्रेस बन जाता है। जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ की ज़ाहिर बात है सूरत हाल ख़राब हुई हुई है, तो वो भी स्ट्रेस बन जाता है। और एनवायरमेंटल, जनरल एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो स्ट्रेस जो है वो पार्ट है एवरीवंस एवरीडे लाइफ का, हर किसी की ज़ाहिर बात है लाइफ का, और जो है पोटेंशियल लर्क है ना सिर्फ ये कि वर्क प्लेस के अंदर बल्कि घर के अंदर भी, घर में भी ज़ाहिर बात है स्ट्रेस हो सकता है, बट ऑल्सो इन अवर जनरल इन्वायरमेंट। सो 3-4 कम्यूट इन रश ट्रैफिक, जैसे कि अब ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा होना, अनरिलेंटिंग रेन होना, ऑप्रेसिव हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी का होना, बहुत ज़्यादा ठंड का होना, ये तमाम चीज़ें भी ज़ाहिर बात है स्ट्रेस पैदा कर सकती हैं। नाउ द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, इसके अंदर शॉर्ट टर्म फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म फिजिकल सिम्टम्स है, इंटरनल सिम्टम्स है, बिहेवियरल सिम्टम्स है, इसके अलावा आउटकम्स है ऑर्गेनाइजेशन की ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस एंड जॉब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो स्ट्रेस जो है वो अफेक्ट कर सकता है परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव वेज के अंदर। स्ट्रेस जो है एक डायनेमिक कंडीशन के अंदर, एक डायनेमिक कंडीशन है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो कन्फ्रंट करता है, सामना करता है अपॉर्चुनिटी का कंस्ट्रेंट या फिर डिमांड जो कि रिलेट करती है उसके डिज़ायर से, और जिसके लिए आउटकम को परसीव किया जाता है कि वो हो अनसर्टेन और इम्पॉर्टेंट दोनों। बर्नआउट की बात करें तो एक पैटर्न है इमोशनल, फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन का क्रोनिक जॉब स्ट्रेसर के रिस्पॉन्स में। सो बर्नआउट होता है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक तरह से थकावट हो जाती है या फिर फ्रस्ट्रेशन वगैरह जो है वो होती है। नाउ दी कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में उसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन होती है इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंड किया जाता है, एंड अंडरस्टैंडिंग होती है थ्रू द यूज़ ऑफ कॉमन सिंबल। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसमिट होती है एक शख्स से दूसरे शख्स तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। सो कम्युनिकेशन जो एक्सचेंज होती है इन्फॉर्मेशन की लोगों के दरमियान, और कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें कंटिन्यूस प्रोसेस होता है
एक्सचेंज होती है इन्फॉर्मेशन की और मीनिंग के लोगों के दरमियान, और ये होता है जब एक पर्सन अंडरस्टैंड करता है और रिस्पॉन्ड देता है मीनिंग जो है मैसेज के जिसको भेजा होता है किसी दूसरे ने। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी पोस्चर है, इस तरह की तमाम चीज़ें आ जाती है। और जो बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए और किस तरीके से इन बैरियर्स को रिमूव किया जाए। सो इंडिविजुअल बैरियर्स होते हैं जिसके अंदर लोगों की परसेप्चुअल बाइसेस होती है, हर किसी का अपना ख्याल होता है और वो तरफदारी भी ज़ाहिर बातें होती है, दूसरी चीज़ों के बारे में वो उनकी नेगेटिव वो सोच रखते हैं, ये भी बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन में। और ये फिर नॉइज़ का काम करता है ज़ाहिर बात है। और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि कल्चर हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है, ये भी बैरियर बन जाता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर और स्टेटस डिफरेंस, ऊपर के लेवल के लोगों से जब कम्युनिकेट करते हैं नीचे के लेवल के लोग, तो वहाँ पर भी ज़ाहिरी बातें कई बार बैरियर बन जाता है। अगर जो बॉस है ज़ाहिरी बात है वो इस तरह का है, वो सुनना नहीं चाह रहा बात, या फिर वो ज़ाहिरी बातें नहीं दे रहा इंपॉर्टेंस अपने सबऑर्डिनेट को, तो ऐसी सिचुएशन में भी काफ़ी बैरियर हो जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। और फिर टाइम भी फिर मैटर करता है। सो एक्टिव लिसनिंग जो है वो ज़ाहिरी बात है एक अच्छा तरीका है मिनिमाइज़ करने के लिए दोनों इंडिविजुअल और जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। एक्टिव लिसनिंग के अंदर रिसीवर अज्यूम करता है कॉन्शियस और डायनामिक रोल जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर वैरायटी ऑफ बिहेवियर और एक्शन के ज़रिए। और फीडबैक जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट सम बिहेवियर, कुछ बिहेवियर के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में। मैनेजर्स को ज़रूरत होती है कि वो प्रोवाइड करें फीडबैक एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब परफॉर्मेंस के बारे में, और ये फीडबैक भी दें सप्लायर को भी और कस्टमर को बहुत से मैटर्स के बारे में। नाउ द इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना ऑर्गेनाइजेशन में, सो वर्क करना सुपरवाइजर्स के साथ और मैनेजर्स के साथ, एम्प्लॉय रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करते हुए और मेंटेन करते हुए। 3 तरह की जो प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, एम्प्लॉय फीडबैक और एम्प्लॉय असिस्टेंस आ जाती है। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन प्रोग्राम की बात करें तो इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल किया जाए डिसीजन मेकर को जहां पर वो लोकेट करते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो होते हैं वो डेजिग्नेट किया जाता है इनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ज़रिए, चार्ट्स के ज़रिए या फिर दूसरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए। इसके मुकाबले में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो करती है आउटसाइड, जो फर्म का जो चेन ऑफ कमांड होती है उससे आउटसाइड, उससे बाहर फ्लो करती है ये। और लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें अपवर्ड होती है, जो कि नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक जाती है। सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक जो है ये कम्युनिकेशन जो है वो जा रही होती है। जैसे कि आप अगर अपने बॉस से कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी सबऑर्डिनेट अपने बॉस से कम्युनिकेट करता है, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। और डाउनवर्ड जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट कर रहा है, बॉस जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से जब वो कम्युनिकेट करे वो डाउनवर्ड होगी। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है या फिर जिसको लेटरल भी हम कहते हैं, ऐसे मैसेजेस जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान होती है। अब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है यानी कि वहाँ के लोग, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी। या फिर सेम डिपार्टमेंट में अगर एक ही लेवल के लोग होंगे वो भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाई जाएगी। कम्युनिकेशन इन एचआरएम की हम बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, दोनों को अगर हम एक साथ देखते हैं तो एचआरएम जो है वो डिपेंड करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर उसकी सक्सेस के लिए, क्योंकि जो फंक्शंस हैं एचआरएम के, स्टाफिंग, कंपनसेटिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट रिक्वायर करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम उनकी एग्जीक्यूशन के लिए, जो कि सर्व किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए रखा जाता है। एम्प्लॉय को इन्फॉर्म यूज़ किया जाता है इसको एज अ टूल, ताकि पॉजिटिव चेंज हो और इन्फ्लुएंस किया जाए कल्चर को। कम्युनिकेशन मेथड्स की हम बात करते हैं, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय हैंडबुक, बुलेटिन बोर्ड, कंपनी न्यूज़लेटर, कंपनी वाइड मीटिंग, डिजिटल मीडिया, इनको यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स या फिर मेथड के कम्युनिकेट किया जाए। और वाइल फॉर ऑफ साइट एम्प्लॉई अच्छा जो आउटसाइड के लिए क्या किया जाता है, जो बाहर हैं ज़ाहिरी बातें ऑर्गेनाइजेशन से, उनके लिए कम्युनिकेट के लिए फैक्सिमाइल मशीन यानी कि जो फैक्स हैं जो कि बहुत पहले बहुत इसका यूज़ होता था। इसके अलावा ईमेल और अब तो इंटरनेट वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। यूनियंस की हम बात करते हैं तो यूनियन बनाई जाती है। सो ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्कर्स की, जो कि कलेक्टिवली तौर पे ज़ाहिरी बातें काम करते हैं ताकि प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट को कलेक्टिव बारगेनिंग के ज़रिए। सो इस यही यूनियन है। और फैक्टर्स जिनसे एम्प्लॉय जो है वो यूनियनाइज होते हैं, यूनियन बनाते हैं, वो किस वजह से होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है जो ख़राब है ज़ाहिरी बातें, कंपनसेशन का मसला है, मैनेजमेंट स्टाइल ऐसा है जो ज़ाहिरी बातें अच्छा नहीं है, जो मतलब सूटेबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटमेंट ऐसा है, इन तमाम वजह से।
सो इंडिविजुअल जो है वो ज्वाइन करते हैं यूनियंस को बहुत से रीजंस की वजह से, और ये रीज़न ज़ाहिर बात है वक्त के साथ चेंज भी हो सकते हैं। और इसमें शामिल है डिससेटिस्फेक्शन होना मैनेजमेंट के साथ सेटिस्फाई नहीं है, सोशल आउटलेट की ज़रूरत है और अपॉर्चुनिटी जो लीडरशिप के लिए। इसके अलावा फोर्स यूनियनाइजेशन होना, पीयर प्रेशर होना। जो इम्पैक्ट है यूनियन का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, सो मैनेजर जो है वो मुमकिन तौर पर डेवलप करते हैं HRM पॉलिसी बेस करता है एफिशिएंसी के ऊपर। सो एम्प्लॉयज़ की प्रेफरेंस होती है रिलेटेड, जो कि रिलेट करती है स्टाफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट से, कंपनसेशन और जो एम्प्लॉय रिलेशन से। नाउ द कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग सिस्टम के अंदर यूनियन और मैनेजमेंट जो है वो नेगोशिएट करती है एक दूसरे के साथ कि डेवलप करे वर्क रूल्स को। बार्गेनिंग इश्यूज़ की बात करें, एक डॉक्यूमेंट जो कि नतीजा होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस से, वो जाना जाता है एज अ लेबर एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट। और सर्टेन टॉपिक जो है वो इंक्लूड होते हैं वर्चुअली तमाम जितने भी लेबर एग्रीमेंट्स हैं उनके अंदर। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स की हम अगर बात करते हैं, से ये सेक्शन टिपिकली तौर पे इसके अंदर जो है वो क्या है, एक लार्ज पोर्शन है और ज़्यादातर जो लेबर एग्रीमेंट है, और वर्चुअली कोई भी आइटम जो कि अफेक्ट कर सकता है कंपनसेशन और बेनिफिट को, वो इंक्लूड हो सकता है। सो वेज रेट स्केजुअल है, ओवर टाइम एंड प्रीमियम पे है, ज्यूरी पे है, ले ऑफ या फिर सेवरेंस पे, और इसके अलावा हॉलीडेज़ है। नाउ द ग्रीवेंस प्रोसीजर की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो है वो मीन्स हैं जिसके ज़रिए एम्प्लॉयज़ जो है वो वॉइस कर सकते हैं जो भी डिससेटिस्फेक्शन होती है स्पेसिफिक मैनेजमेंट एक्शन के हवाले से, यानी कि अपनी आवाज़ को उठाना। और इसी के अलावा इस सेक्शन के अंदर प्रोसीजर होते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए बाय मैनेजमेंट, और जो टर्मिनेशन प्रोसीजर है जो कि लाजमी तौर पर फॉलो किया जाए। एम्प्लॉय सिक्योरिटी की बात करें, तो ये जो सेक्शन होता है लेबर एग्रीमेंट का इस्टेब्लिश करता है प्रोसीजर जो कि कवर करता है जॉब सिक्योरिटी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के लिए, सीनियरिटी और जो ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर है जो कि की टॉपिक है, रिलेट करता है एम्प्लॉय सिक्योरिटी से। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात करें तो अक्सर एक पर्सन जो है आउटसाइड से, दोनों यानी कि यूनियन भी और ऑर्गेनाइजेशन, वो जो इंटरवीन कर सकते हैं प्रोवाइड करने के लिए असिस्टेंस, जब एक एग्रीमेंट जो है वो ना हो और ब्रेक डाउन हो सके। और इस पॉइंट के ऊपर जो है देयर इज़ एन इम्पैस, और यूनियन स्ट्रेटजीज़ जो हैं ओवरकम करने के लिए नेगोशिएशन ब्रेक डाउन वो क्या हैं। सो टाइम ऐसा होता है जब एक यूनियन का ये बिलीव होता है कि इसको लाजमी तौर पे रखना चाहिए एक्सट्रीम प्रेशर मैनेजमेंट के ऊपर ताकि एग्री करे जो उसकी बार्गेनिंग डिमांड है। सो स्ट्राइक्स और बाइकआउट जो है वो प्राइमरी मींस होते हैं जो कि यूनियन जो है वो यूज़ कर सकती है ओवरकम करने के लिए ब्रेक डाउन जो है नेगोशिएशन के अंदर। सो मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी होती है ओवरकम करने के लिए नेगोशिएशन ब्रेक डाउन, सो एक फॉर्म जो है एक्शन का वो ये है कि एनालॉग होता है एक स्ट्राइक से, वो खिलाया जाता है लॉकआउट। मैनेजमेंट जो है वो रखती है एम्प्लॉयज़ को आउट जो है वर्क प्लेस से, और वो रन कर सकते हैं ऑपरेशन जो है मैनेजमेंट पर्सनल के साथ, और टेम्प्रेरी रिप्लेसमेंट एम्प्लॉय जो है वो अनेबल होते हैं कि वर्क करें और उनको नहीं मिलता पे। सो ग्रीवेंस हैंडलिंग अंडर अ कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट की हम बात करते हैं, अगर एम्प्लॉय जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है यूनियन से, वर्कर जो कि बिलीव रखते हैं कि दे हैव बीन डिसिप्लिन या फिर उनके साथ डील किया गया अनजस्टली, वो अपील कर सकते हैं ग्रीवेंस के ज़रिए और आर्बिट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट के। ग्रीवेंस हैंडलिंग जो होती है यूनियन फ्री ऑर्गेनाइजेशन में, ऑल्दो के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है हैंडलिंग यूनियन ग्रीवेंस के लिए वो कॉमन प्रैक्टिस है, और ये जो मीन्स है रिजॉल्व करने के लिए कंप्लेन यूनियन फ्री फर्म्स में वो वेरी करता है, यानी कि वो कोई एक सा नहीं होता, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ होता है। और एक वेल डिज़ाइन यूनियन फ्री ग्रीवेंस प्रोसीजर इंश्योर करता है कि वर्कर के पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि वो कंप्लेन करे बगैर जो डर है उसके। और फेजेस जो है लेबर रिलेशन के, इसके अंदर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि एसोसिएट हैं मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय के साथ विद इन द फर्म। इसके बाद के वो बन चुके हैं ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, और इंक्लूड है इसके अंदर एक्शंस ऑफ प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिमोशन, रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज, ले ऑफ और रिटायरमेंट भी। कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करें, प्रोसेस जिसके ज़रिए रिप्रेजेंटेटिव जो है मैनेजमेंट के और यूनियन के वो मीट करते हैं ताकि नेगोशिएट करें एक लेबर एग्रीमेंट को। ग्रीवेंस प्रोसीजर की बात करें, एक फॉर्मल सिस्टमेटिक प्रोसेस जो कि परमिट करता है एम्प्लॉय को कि वो कंप्लेन करें मैटर्स के बारे में जो कि उनको अफेक्ट कर रहा है और उनके वर्क को। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक पार्टी परसीव ये करती है कि उसके इंटरेस्ट की मुखालफत की जा रही है या नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है दूसरी पार्टी को।
कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस होता है जिसमें लोग डिसएग्री करते हैं सिग्निफिकेंट इशू के ऊपर, जहाँ पर फ्रिक्शन होती है पार्टीज़ के दरमियान, एक तरह से रगड़ होती है, यानी कि कुछ एक तरह से मामला जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं और पार्टीज़ के दरमियान आपस में मुखालफत भी पैदा हो सकती है। सो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जब एक स्टेक होल्डर जो ग्रुप जो है अपने इंटरेस्ट को पूरा करता है दूसरे स्टेक होल्डर के एक्सपेंस के ऊपर, यानी कि दूसरे स्टेक होल्डर का हो सकता है नुकसान हो, उसका एक का पूरा हो रहा है इंटरेस्ट तो दूसरे का नुकसान के ऊपर, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि तब हो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। सो ट्रांजिशन जो होती है कॉन्फ्लिक्ट टॉट के अंदर, सो ट्रेडिशनल व्यू के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ज़ाहिर बात है फ्रिक्शन पैदा करता है पार्टीज़ के दरमियान। सो वो यही व्यू है कि ये जो डिसफंक्शनल है और हार्मफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरी तरफ जो इंट्रैक्शनिस्ट व्यू है इसके मुताबिक ये है कि ये इन्हेंस कर सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को भी। अब कॉन्फ्लिक्ट गुड या बैड, अब कॉन्फ्लिक्ट क्या बुरी चीज़ है बिल्कुल ही या अच्छी भी हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिर्फ बुराई है या अच्छा है, तो इसके दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की भी टाइप है, कोई एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि कंटेंट और गोल ऑफ वर्क के ऊपर होता है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि बेस करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट जो कि होता है कि किस तरीके से काम किया जाए। इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल की हम बात करें, सो ऑब्लिगेटिंग स्टाइल जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का बेस करता है लो कंसर्न फॉर सेल्फ के ऊपर और हाई कंसर्न फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए ज़्यादा होना, दूसरों का ज़्यादा ख्याल करना और अपना खुद का कम करना। फोकस होना दूसरों की नीड पे, जबकि सेटिस्फाई करना या इग्नोर करना पर्सनल नीड को। और अवॉइडिंग स्टाइल जो है वो बेस करता है लो कंसर्न फॉर सेल्फ एंड अदर्स, और इस फोकस जो होता है सप्रेसिंग के ऊपर, सेटिंग असाइड और इग्नोर कर देना इशू। और इंटीग्रेटिव स्टाइल जो शो करता है हाई कंसर्न फॉर सेल्फ एंड फॉर अदर, यानी कि खुद का भी ज़्यादा ख्याल किया जाए दूसरों का भी। फोकस होता है कोलेब्रेशन के ऊपर, ओपननेस के ऊपर और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर। डोमिनेटिंग स्टाइल शो करता है हाई कंसर्न फॉर सेल्फ, यानी कि दूसरों अपना ख्याल बहुत किया जाए जबकि दूसरों का जो है वो बहुत कम हो यहाँ पर। फोकस होता है एडवांस करना, यानी कि अपने गोल्स में खुद आगे जाना एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत के ऊपर अपने गोल्स में आगे जाना चाहे दूसरों का नुकसान हो। और कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल शो करता है मॉडरेटेड कंसर्न होना फॉर सेल्फ, खुद के लिए मॉडरेटेड कंसर्न होना और दूसरों के लिए फोकस होता है अचीव करने के ऊपर रीजनेबल मिडिल ग्राउंड, जहाँ पे तमाम पार्टीज जो है वो विन करती हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन की बात करें, नेगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं। जारी बात है एटलीस्ट 2 पार्टीज़ होनी चाहिए नेगोशिएशन के अंदर, जहाँ वो रीच करती हैं, पहुँचती हैं म्यूचुअली एग्रीबल एग्रीमेंट के ऊपर ताकि एक्सचेंज करें गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। पावर की बात करें तो इससे मुराद एबिलिटी होती है एक पर्सन की कि वो इन्फ्लुएंस कर सके दूसरों को, और ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मैनेजर ही हो, मैनेजर तक लिमिटेड नहीं होता पावर की सोर्सेज हैं, कई जगहों से पावर आता है। एक तो लेजिटिमेट पावर होता है, एक रिवार्ड पावर होता है, कोर्सिव पावर होता है दबाव डालने वाला, यानी एक्सपर्ट पावर किसी के पास कोई एक्सपर्टीज है उससे भी पावर आता है। रेफरेंट पावर होता है जो अट्रैक्टिवनेस से जुड़ा होता है लोगों की। और पावर एंड पॉलिटिक्स इन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, सो ये लिंक्ड है स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और कल्चर के साथ। डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की मिशन, स्ट्रेटजी, गोल, ये जो है इंटेल करती है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी यानी कि सूरत जो कि बनाती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है राइट जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। और इफेक्टिव होने के लिए मैनेजर को लाजमी अप्लाई करना चाहिए दोनों, पावर भी और पॉलिटिक्स भी, क्योंकि वो नेगोशिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं रिलेशनशिप और वो हासिल करते हैं कॉपरेशन दूसरों से। एम्प्लॉय राइट की हम बात करते हैं तो एम्प्लॉय राइट अलाउ करता है इनको कि वो इंगेज करें ऐसे कंडक्ट में कि जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ के ज़रिए और जो सोशल सेंक्शंस हैं। सो फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास इनेक्टेड लॉज हैं जो कि देता है एम्प्लॉय को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन उनके रिलेशनशिप में दूसरों एम्प्लॉयर के साथ। नाउ द स्टैट्यूटरी राइट्स, अब स्टैट्यूटरी राइट्स की हम बात करते हैं तो ये पाए जा सकते हैं लॉज के अंदर, जैसे कि सिविल राइट एक्ट में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एक्ट और जो नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट की बात करें कि रिटर्न एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि डिटेल देता है टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप की। एम्प्लॉयमेंट एट विल की हम बात करते हैं तो ये कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन है जो कि बताती है कि एम्प्लॉयज़ के पास राइट है कि वो हायर करें, फायर करें, डिमोट करें या प्रमोट करें जिन किसी को भी वो चूज़ करते हैं, अनलेस के एक लॉ है या कॉन्ट्रैक्ट है
आर्बिट्रेरी है और एम्प्लॉयज़ के पास ये राइट है कि वो क्वाइट कर सकें और दूसरी जॉब वो ले सकें सेम कॉन्स्टेंट्स के अंडर। सो दोनों के पास राइट होता है। एम्प्लॉयर्स के पास भी होता है कि वो राइट है कि वो हायर कर सकते हैं, किसी को भी फायर कर सकते हैं, डिमोट कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ के पास भी राइट होता है कि वो छोड़ सकते हैं और हासिल कर सकते हैं दूसरी जॉब सेम कंस्ट्रेंट्स के अंडर में। एम्प्लॉय राइट्स चैलेंजेस हैं कई सारे, और एक थिन लाइन है राइट्स ऑफ एम्प्लॉय और राइट्स ऑफ मैनेजमेंट के दरमियान। सो रैंडम ड्रग टेस्टिंग होती है। कंपनीज जो कि यूज़ करती हैं ड्रग टेस्ट, उनको लाजमी तौर पर एड्रेस करना चाहिए कई सारे चैलेंजेस, जैसे कि इस्टेब्लिश करना एक पॉलिसी कि क्या किया जाए फॉल्स पॉजिटिव के साथ और कैसे इंश्योर किया जाए सिक्योरिटी जो है यूरियन स्पेसिमेंस के ऊपर, और वेदर के अल्टरनेटिव टेस्ट जो है वो अलाउ यूज़ होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग की बात करते हैं तो कंपनीज जो है वो अटैम्प्ट करती हैं कि फ़ाइट करें बहुत सी जो फॉर्म्स हैं एम्प्लॉय थीफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के ज़रिए। अब विज़ल ब्लोइंग की हम बात करें तो इससे मुराद ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो कि नोटिफाई करते हैं जो कुछ गलत हो रहा है मैनेजमेंट को बताते हैं कि ऐसा ऐसा गलत हो रहा है। नाउ डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉय डिसिप्लिन एक टूल है जो कि मैनेजर्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक नीड जो है ताकि चेंज करें बिहेवियर। और डिसिप्लिन से मुराद कंडीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो कंडक्ट करते हैं ख़ुद से इन अकॉर्डेंस विद दी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल हैं उसके मुताबिक, और जो स्टैंडर्ड हैं एक्सेप्टेबल। ना डिसिप्लिनरी एक्शन, इसके अंदर जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन होता है, पॉजिटिव होता है। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि रिटन वर्बल वार्मिंग होती है सबसे पहले, माइल्डेस्ट फॉर्म होता है डिसिप्लिन का जो कि रिटन वर्बल वार्मिंग होती है। फिर रिटन वार्निंग होती है, सेकंड स्टेप होता है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन में। और फिर सस्पेंशन हो जाती है जो कि टेम्परेरी तौर पे निकाल दिया जाता है, और फिर आखिर में डिसमिसल किया जाता है अल्टीमेटली तौर पर डिसिप्लिनरी पनिशमेंट होती है, डिसमिस कर दिया जाता है। और एम्प्लॉय सेपरेशन की बात करें तो ये तब होती है जब एक एम्प्लॉय जो है वो ज़ाहिर बात है मेंबर नहीं रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, और जो कॉस्ट एम्प्लॉय सेपरेशन की एक कॉस्ट जुड़ी होती है क्योंकि कॉस्ट जो है वो ज़्यादा या कम हो सकती है, डिपेंड करती है कि क्या मैनेजर का ये इरादा था कि एलिमिनेट करे पोजीशन या फिर रिप्लेस करे डिपार्टिंग एम्प्लॉय को। सो द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन। अब लोग ये तो समझते हैं कि कॉस्ट है एम्प्लॉय सेपरेशन की, लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी हैं इसी के साथ साथ। डाउन साइजिंग की बात करें तो डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है? रिडक्शन हो जाना जो नंबर ऑफ़ पीपल जो कि एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि कमी हो जाना जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद के अंदर। और आउट प्लेसमेंट की बात करें तो एक कंपनी प्रोसीजर होता है जो कि असिस करता है लेड ऑफ एम्प्लॉय को कि वो फाइंड कर सकें दूसरी जगह पर एम्प्लॉयमेंट, दूसरी जगह उनको जॉब मिल जाए। यानी कि लीडरशिप की हम बात करते हैं, सो एक प्रोसेस होता है जहाँ पर लीडर या पर्सन जो कि इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हेल्प करता है उनको गोल इस्टेब्लिश करने में, गाइड करता है उनको अचीवमेंट के लिए गोल्स की, अलाउ करता है उनको कि वो इफेक्टिव हों एज अ रिज़ल्ट। फाउंडेशन और ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप की बात करते हैं, द लीडर्स ट्रेड्स। तो रिसर्चर्स ने स्टडी किया है कि जो ट्रेड है सक्सेसफुल लीडर का फॉर मेनी ईयर इन एन आइडेंटिफाई। सो कुछ सर्टेन कोर ट्रेड्स होते हैं जो कि सिग्निफिकेंटली तौर पे एक बिजनेस लीडर की सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। सो नाउ द पार्टिसिपेटिव एंड द ऑटोक्रेटिक स्टाइल। सो लीडर जो है वो एक्ट कर सकते हैं या तो एक पार्टिसिपेटिव या ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर। ऑटोक्रेटिक लीडर कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि ख़ुद से ही जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और डिसीजन लेते हैं, दूसरों को शामिल नहीं करते। जबकि पार्टिसिपेटिव जो लीडर होते हैं शेयर करते हैं प्रॉब्लम सबऑर्डिनेट के साथ एज अ ग्रुप, और मिल के वो जनरेट करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं अल्टरनेटिव, और उनका अटैम्प्ट यही होती है कि वो एक कंसेंसस जो होता है प्रॉब्लम का वहाँ तक पहुँच सके। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बिहेवियर की बात करें तो ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एक तरह से ये एनकरेज करते हैं और हासिल करते हैं परफॉर्मेंस बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन से भी आगे। यानी कि किस तरीके से ऐसा होता है, फॉर्मुलेट करते हुए विजन इंस्पायर करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को कि वो परस्यू करें
कल्टिवेट करते हैं एम्प्लॉय एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट जो होती है उनकी विजन के साथ, प्रोवाइड करते हैं उनके एम्प्लॉय को बिग पिक्चर के साथ। जो सिचुएशनल थ्योरीज है लीडरशिप की, इसमें फिटलर कंटिजेंसी थ्योरी है लीडरशिप की। फिटलर ने यूज़ किया लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्क स्केल मेजर करने के लिए। इस थ्योरी के मुताबिक ये कि एक लीडर के लिए इफ़ेक्टिव होने के लिए उसका जो लीडरशिप स्टाइल है वो लाजमी तौर पर फिट करना चाहिए इस सिचुएशन को। पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी की हम बात करते हैं। जो पाथ गोल थ्योरी है लीडरशिप की डेवलप किया हाउस ने, ये बेस करती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के ऊपर, जो कि बताती है कि वेदर के यानी कि क्या एक पर्सन जो है वो मोटिवेट होता है, ये डिपेंड करता है कि उसका क्या बिलीव है और उसके पास जो एबिलिटी है अकम्प्लिश करने की टास्क या फिर जो डिज़ायर है करने की। और लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी बताती कि लीडर जो है वो यूज़ कर सकता है डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट मेंबर्स के साथ सेम वर्क ग्रुप के, और फॉलोअर जो है वो फॉलो करते हैं या तो इन ग्रुप में या फिर आउट ग्रुप में रिलेटिंग टू लीडर। लीडरशिप की बात करते हैं। एक प्रोसेस होता है जहाँ पर लीडर या पर्सन जो कि इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ट्रस्ट की बात करते हैं तो एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा जो है वो एक्ट नहीं करेगा, अपॉर्चुनिस्टिकली तौर पे वो एक्ट नहीं करेगा। और विजन की हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या बनेगी फ्यूचर के अंदर। विजन जो है वो एक्चुअली फ्यूचर के बारे में होता है, एक जनरल स्टेटमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंडेड डायरेक्शन का भी, और ये वॉक करता है पॉजिटिव इमोशनल फीलिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के अंदर, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में कि क्या ऑर्गेनाइजेशन बनेगी फ्यूचर के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।